हेलो एवरीबॉडी। आज हम आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है म्यूज़िक। आज हम म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे। हमने डांस देख लिया था, डांस की फॉर्म देख ली थी, क्लासिकल और फोक दोनों के बारे में बात कर ली थी। आज हम म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। म्यूज़िक दो तरह का होता है जो हमें पढ़ना है इंडिया के अंदर। एक है हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ है और एक है कार्नाटिक म्यूज़िक जो साउथ इंडिया में जनरली देखा गया है। इन दोनों म्यूजिक की बात करेंगे और दो अलग अलग लेक्चर इनके लिए हमने बनाने हैं और डिस्कशन में लेकर आने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से, म्यूजिक ऑफ इंडिया। इंडिया में जो म्यूजिक है उसका ओरिजिन कहाँ है? अगर आप एंशियंट में जाओ तो वहाँ सामवेद से ओरिजिन है उस म्यूजिक का। तो बेसिकली ओरिजिन है उसका, बेस है वो सामवेद से रिलेटेड है। एक उपवेद है, सामवेद का एक उपवेद है जिसको बोलते हैं गंधर्व वेद। वेद के उपवेद भी होते हैं, तो इसका भी एक उपवेद है जिसको बोलते हैं गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद को साइंस ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है। इस सामवेद का ही एक उपवेद है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले सेज ऑफ म्यूजिक मतलब म्यूजिक के टॉप मोस्ट पॉइंट पर बैठा इंसान कौन था, जिसने सारा कॉन्सेप्ट सारे लॉज बताए थे म्यूजिक के, तो उनको बोला जाता है नारद मुनि। आपने पुराने सीरियल देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नारायण नारायण करते हुए जो नारद जी घूमते रहते हैं वो ही उन्हीं को ही सबसे पुराना इंसान बोला जाता है, सेज बोला जाता है, जिन्होंने म्यूजिक को के लॉज को बताया है। ही इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। वीणा, वीणा को सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जो फर्स्ट सिंगर है उसका नाम है तुम्बुरु। और सेज म्यूजिक का है वो है नारद। और जो सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वीणा है। आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और गॉडेस्ट म्यूजिक ऑफ लर्निंग, आप सब जानते हो सरस्वती जी, उनको गॉडेस्ट ऑफ लर्निंग और गॉडेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने कुछ बेसिक से पॉइंट की, तो हम समझेंगे कि म्यूजिक कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड, हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड की। चाहे एंशियंट हो चाहे मिडिवल हो, डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर देखा गया है। जब पर्शियन इंडिया के अंदर आए थे तो थोड़ा बहुत म्यूजिक में चेंज हुआ था। जब इस्लामिक बहुत सारे लोग आ गए थे, जब इस्लाम इंडिया में स्प्रेड हो चुका था, तब भी काफ़ी चेंजेस आए थे। तो बीच में म्यूजिक हमें नए तरीके से देखा गया है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब गुप्ता पीरियड था तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर म्यूजिक जो था, एक्चुअली में म्यूजिक नहीं, पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो पूरा सिस्टम है वो गुप्ता पीरियड पर काफ़ी एक्सीलेंस ऑफ पीक पर था। गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर ले लो, चाहे म्यूजिक ले लो, हर तरीके से, चाहे आप आर्ट ले लो, पूरी की पूरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें ये बढ़ती हुई दिखी है गुप्ता टाइम पर। कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनका म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कालिदास और वत्स्यायन, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है रहा है म्यूज़िक के अंदर। जो वत्स्यायन है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं कामसूत्र। ये सारे जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है और इन्होंने काफ़ी वर्क किया है म्यूज़िक के ऊपर। अगला है फानयान, फानहीन, फानयान भी बोला जाता है कई जगह और वैसे फानहीन बोला जाता है। इम्पोर्टेंट ट्रैवलर है और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर इन्होंने ये चीज़ें देखी थी और बोली थी कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर म्यूज़िक अपने एक्सीलेंस, अपने पीक पर पहुंचा हुआ था। ये बात फानहीन ने बताई है अपने एक बुक में। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो म्यूज़िक से रिलेटेड आप कंसिडर कर सकते हैं वो है हर्षवर्धन। एक्चुअली में वो खुद ही सिंगर थे। ऑब्वियस सी बात है कि म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया ही जाएगा, तो इनके टाइम पर काफ़ी म्यूज़िक को प्रमोट किया गया। कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे म्यूज़िक से रिलेटेड जो इनके टाइम पीरियड पर लिखे हैं वो है नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। यहाँ पर हर्षवर्धन के पीरियड में इन्होंने ये लिखी है और इम्पोर्टेंट बुक्स है म्यूजिक में, कहीं ना कहीं म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आदमी वो है अमीर खुसरो। इनको पैरट ऑफ इंडिया, इंडिया के तोते भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने नई नई चीज़ें निकाली हैं, जैसे कव्वाली। आज भी लोग कव्वाली सुनते हैं। कव्वाली के जो फाउंडर हैं उसको अमीर खुसरो कंसिडर किया जाता है और इन्होंने नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार, तबला, ये सारे इन्होंने इन्वेंट किए थे। इन्होंने कुछ म्यूज़िक के स्टाइल भी निकाले हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ख्याल, तराना,
ये सब म्यूजिक के कुछ स्टाइल्स हैं, ये भी अमीर खुसरो ने ही निकाले हैं। उसके बाद ध्रुपद स्टाइल म्यूजिक की आज हम बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ध्रुपद स्टाइल है म्यूजिक का, आप कह सकते हो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता हुआ दिखा है। ध्रुपद स्टाइल बनाने वाले जो इंसान है उनका नाम मान सिंह तोमर है। ध्रुपद एक इम्पोर्टेंट स्टाइल है म्यूजिक का, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं और आगे चल के बहुत एक्सपेंड हुआ है और 18th सेंचुरी के एंड तक होते होते ये ख़त्म भी हो गया था। लेकिन 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी बहुत बड़ा था, आज हम इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि एक बृहदेशी करके एक बुक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये बृहदेशी बुक म्यूजिक से रिलेटेड है और इसको लिखा है मतंग मुनि ने। आपको इनका नाम याद रखना है। बृहदेशी बुक किसने लिखी है? मतंग मुनि ने लिखी है। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है, ठीक है। अगला आ जाइए। अगला हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ इंडिया का, पिलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक का, ठीक है। म्यूजिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? म्यूजिक के अंदर स्वर होता है, ताल होता है, ताल का मतलब बीट, और राग होती है। स्वर के अंदर 7 नोट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये स्वर होता है, ठीक है। इसमें 7 ताल होती हैं और ताल और बीट जिससे बोलते हैं, इसका मतलब है ये जो स्वर हैं इससे कंबाइन करके कुछ रिदम स्टाइल में कुछ रिदम बनाई जाती है, रिदमिक स्टाइल बनाया जाता है इन स्वर को यूज़ करके। और इसे बनाने के लिए कम से कम 5 स्वर की ज़रूरत होती है। तीसरा पिलर है राग। आपने स्वर को अरेंज किया तो ताल बन गया, अब ताल को कंबाइन करेंगे तो राग बनाई जाती है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उससे फॉलो करके इन राग को बनाया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, स्वर, ताल और राग, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब अगला है, हम राग के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे दीपक हो, दीपक कंपैशन शो करता है, ठीक है। हिंदोल है, ये लव को शो करता है। मेघ है, ये करेज को शो कर रहा है। श्री है, श्री ग्लैडनेस को शो कर रहा है। और मालकोन्स भी लव को शो करता है। और भैरव पीस को शो करता है, शांति को शो करता है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक। आज हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कर्नाटिक म्यूजिक पे भी एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हमें हिंदुस्तानी म्यूजिक पे बात करना है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है सितार, तबला, संतूर, सारंगी, ठीक है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रूमेंट हैं। नृत्य शास्त्र के अंदर ये सारी स्पेसिफाइड चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नृत्य शास्त्र से ही हिंदुस्तानी म्यूज़िक को जोड़ा जा सकता है। हिस्टोरिकल रूट्स जो है वो नृत्य शास्त्र से ही जुड़ी हुई है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है ये मैंने आपको 7 नोट्स बताए थे ना, इसी 7 नोट्स को ही बोला जाता है ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स, मतलब कि स्वर्ण सप्तक का इन्हीं का यूज़ करके हिंदुस्तानी म्यूज़िक बनाया जाता है। स्वर सप्तक का भी बोला जाता है और इसको ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स भी बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे जैसे इंडिया में इन्वेंशन होती गई, अलग अलग टाइप के किंग आते गए, उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन म्यूज़िक में तड़का लगता गया। कैसे? जैसे अरब आए तो अरब का इफ़ेक्ट आता था, पर्शियन, अफ़गानी, इन सब के इफ़ेक्ट से म्यूज़िक अलग तरह से बदलता चला गया। फिर नॉर्थ इंडिया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले क्योंकि ज़्यादातर इन्वेंटर्स नॉर्थ वेस्ट से ही आते थे और वो नॉर्थ के अंदर ही ज़्यादा कुछ कर पाते थे, साउथ में इतना इन्वेड कर नहीं पा रहे थे। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तानी म्यूज़िक थे, इसमें ऐसा बोला जाता है नृत्य शास्त्र के अंदर कि म्यूज़िक की जो कला है, आर्ट है, ये गुरु शिष्य परंपरा के जैसे ट्रांसफ़र होती है। गुरु सिर्फ अपने फेवरेट डिसिपल को ही बताते थे ताकि उनकी जो आर्ट है वो हमेशा उनके जाने के बाद भी अमर रहे। ये चीज़ आप याद रखना है, ये जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये गुरु शिष्य परंपरा पर डिपेंड था कि अगर मान लो जैसे मुझे म्यूज़िक आती है, मैं सिर्फ अपने उसी स्टूडेंट को, उसी डिसिपल को बताऊंगी जो मेरे फेवरेट हो गए और आगे चल के वो डिसिपल मेरी उस कला को, मेरे उस आर्ट को आगे बढ़ाएगा।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो सब टाइप्स है जो है वो है ध्रुपद। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के सब टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ध्रुपद। इसको ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक बोला जाता है और इनको लाने वाले जो इंसान है उनको कहा जाता है मानसिंह तोमर। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। बहुत लोगों ने फॉलो किया है, तानसेन एंड बैजू भावरा, ये सब म्यूजिशियन हैं, ये ध्रुपद पर ही म्यूजिक बनाते थे। जनरली क्या होता है बहुत सारे मंत्रास को जोड़कर राजा की जय जयकार हो ऐसा म्यूजिक बनाते थे। मतलब जो ध्रुपद है, उस ध्रुपद स्टाइल का म्यूजिक है, वो एक तरह से किंग की जो प्रेज होती है वो किया जाता था इस म्यूजिक में, ठीक है। किंग को खुश करने के लिए उनकी जय जयकार की जाती थी बहुत सारे मंत्रास को बनाकर। उसके बाद अकबर की कोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका था ये ध्रुपद स्टाइल का म्यूजिक, क्योंकि जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में आता था। तो बहुत ज़्यादा ध्रुपद वहाँ पर फेमस होने लग गया था। बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन, ये अकबर के पास जो म्यूजिशियन थे जो ध्रुपद पर ही अपने सारे म्यूजिक फॉलो करते थे, बनाते थे। अगला आ जाइए जो 18th सेंचुरी है, ठीक है। 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते ये ख़त्म हो गया था। जो ये ध्रुपद स्टाइल का म्यूज़िक है, लोगों ने इसे फॉलो करना बंद कर दिया था। ध्रुपद के जो गाने हैं वो कोई भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ध्रुपद के गानों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है। पहला है दगरी घराना। अलग अलग फैमिलीज होती थी म्यूजिक के अंदर क्या होता है, बहुत पुराने ज़माने से कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ पर्टिकुलर फैमिली पर्टिकुलर टाइप के राग या म्यूज़िक को फॉलो करते हैं। वो फैमिली से म्यूज़िक बनकर निकलता है। उस फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो पर्टिकुलर घराने को फॉलो कर रहे होते हैं। वैसे ही बहुत सारे घराने हैं जो ध्रुपद को फॉलो कर रहे हो। उनमें से जो इम्पोर्टेंट घराना है वो आपको सिर्फ नेम याद रखना, आपको डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुपद के घराने कितने हैं, कितने घराने हैं और नाम क्या है उनका, ठीक है। तो सबसे पहला है दगरी घराना, उसके बाद है दरभंगा घराना, फिर है बेटिया घराना। अगला हम नेक्स्ट ध्रुपद के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ख्याल स्टाइल, ठीक है। ख्याल के जो फाउंडर है आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो हैं, ठीक है। ग्वालियर घराने से रिलेटेड है ये अमीर खुसरो जी। ये जो गाना है इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके पूरा का पूरा एक गाना बना लिया जाता है। इसे बोलते हैं बंदिश, जोड़ के बार बार बंदिश बनाना। तो बंदिश बेसिकली ख्याल स्टाइल का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको याद रखना है जो बंदिश है वो किस स्टाइल का पार्ट है, तो वो एक ख्याल स्टाइल का पार्ट है, ठीक है। ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो होता है राजा को प्रेस करना, जो मैंने आपको बता दिया है। सीजनल जैसे बारिश को एक्सप्लेन करना या फिर कृष्ण जी की स्टोरी को बताना, ये सब इसमें इंक्लूड होती है ख्याल स्टाइल में। अगर घराने की बात करें तो जो ये ख्याल है इसमें ग्वालियर घराना, किराना, पटियाला, आगरा, इन सब से रिलेटेड है। ख्याल स्टाइल म्यूज़िक इन सब से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा ठुमरी स्टाइल म्यूज़िक। ये हमारा है एक इसे कह सकते हैं लाइट रोमांटिक म्यूज़िक है ठुमरी, ठीक है। एक स्टेटमेंट याद रखनी है जो ठुमरी से रिलेटेड है, इसे लिरिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बोला जाता है। इसके जो घराने हैं वो है लखनऊ, पटियाला और बनारस, ये इनके घराने हैं। जो इनके इम्पोर्टेंट सिंगर है जिन्होंने ठुमरी स्टाइल से गाना गाया है वो है बेगम अख्तर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे हैं धामर। ये सिमिलर है ध्रुपद स्टाइल के म्यूजिक से। धामर, इसका जो बेस होता है वो होता है लव ऑफ राधा कृष्ण। स्टोरी को म्यूजिक के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, राधा कृष्ण की लव स्टोरी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हमारा है तप्पा पंजाबी में लिखा गया है और इसका मतलब तप्पा का मतलब होता है कूदना या जंप करना। और जो ये है फेमस है पंजाब और सिंध इलाके में तप्पा ज़्यादातर फेमस है। नेक्स्ट है तराना स्टाइल। तराना एक पोइट्री है, रिदमिक पोइट्री है, एक पर्टिकुलर रिदम बन रही होती है इसमें, ठीक है, हर एक चीज़ की। ये एक फास्ट टेम्पो होता है और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ये रिदम
टेक्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तराना स्टाइल में। यहाँ पे टेक्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी लिखा है, बट बस इसमें रिदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है गज़ल। गज़ल आप सब जानते हो, ये एक उर्दू पोइट्री है। और जो आप शेर जानते हो, शेर से मिलकर बनती है ये। अराउंड 7 शेर को जोड़कर एक पर्टिकुलर गज़ल बनाया जाता है। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर सब टाइप्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। कुछ अदर सब टाइप्स हैं, ये आपको बस नाम याद रखने इनके। ठीक है, सबदास एक सिख सॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा भजन। भजन आप सब जानते हो, भक्ति वाले जो सॉन्ग्स होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, ये भजन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा धामर। धामर क्या होता है, ये होली के टाइम पे गाया जाता है। भगवान कृष्ण की स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यूजिक के थ्रू, इसे धामर बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वाली। क्वाली एक इंडो मुस्लिम मिक्स है, हमारा इंडो मुस्लिम मिक्स है, इसे क्वाली कहा जाता है। इसमें कुछ पार्ट आपको हिंदूज की दिखेगी, कुछ पार्ट इसमें मुस्लिम की दिखेगी। तो यही है, अभी तक यही इम्पोर्टेंट है। तो हमने बात कर लिया है हिंदुस्तानी म्यूज़िक की। ठीक है, हमने हिंदुस्तानी म्यूज़िक के टाइप्स को पढ़ लिया है, उनके सब टाइप्स को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्नेटिक म्यूज़िक की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।